हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करूंगा हरियाणा इलेक्शन नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं, पूछे जा सकते हैं और आप कितने प्रिपेयर हो उनको लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला है आपका आईसी स्कैप मिशन। तो इसका फुल फॉर्म है आपका इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द इकोसिस्टम्स एंड केमिस्ट्री ऑफ आर्कटिक पैसिफिक एनवायरनमेंट। आइस एस्केप इज ए मल्टी ईयर नासा शिप बोर्न प्रोजेक्ट। तो नासा का प्रोजेक्ट है और इसका जो फुल फॉर्म है मैंने आपको बता दिया है अभी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट और इकोसिस्टम्स एंड केमिस्ट्री ऑफ आर्कटिक पैसिफिक एनवायरनमेंट। तो आइस केप क्या है आप बता सकते हो। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसकी मैं बात कर लेता हूँ। द सेंट्रल साइंस क्वेश्चन ऑफ दिस प्रोग्राम इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, नेचुरल एंड anthropogenic on the biogeochemistry and ecology of चुक्सी एंड बियोफोर्ट सी। ठीक है, तो मैप पर आप चुक्सी और बियोफोर्ट सी का लोकेशन ज़रूर देखिए और जानिए ये किस ओशन में है। ठीक है, कहाँ पर है और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो इसके आसपास है। ये आपको मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ। यहाँ से देखो, क्वेश्चंस हमेशा जो है आपको खुद से क्रिएट करना आना चाहिए कि सवाल हमसे क्या पूछा जा सकता है। अगर इस मिशन की बात हो रही है तो साइड बाय साइड आपके 2-3 सवाल और बन रहे हैं। तो जिसको भी क्वेश्चन से उठाने आ गया, क्वेश्चन फ्रेम करना आ गया, ठीक है, तो तभी हमारी पढ़ाई पूरी होती है उस टॉपिक की और हम एग्ज़ाम में फेस भी कर पाते हैं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूँ। तो क्योंकि मान लो कोई टॉपिक हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद जब हमसे सवाल पूछा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा 2 मिनट में आपके ले रहा हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है, तो आप ही के काम की बात है। तो हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, तो पढ़ने के बाद होता क्या है कि जब हमसे सवाल पूछे जाते हैं तो हम ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, ज़ीरो नहीं होना है। तो आप ज़ीरो होने से कैसे बचोगे, जो भी आप पढ़ रहे हो उस पर क्वेश्चन फ्रेम करिए, अपने माइंड में सवाल उठाइए कि सवाल क्या पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल बोथ ऑफ दीज कवर regions are experiencing significant changes in the ice cover, their biochemical response will likely be quite different due to their distinct physical and chemical and biological differences. ESCAPE will pursue the above central science questions and associated issues through a interdisciplinary cross-cutting approach, integrating field expeditions, modeling, and satellite remote sensing. तो ये वो सवाल हैं जो जो रिसर्च इस पर होना है, इस मिशन के पीछे इसका मकसद क्या है, किसका मिशन है और कहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है आर्कटिक पैसिफिक एनवायरनमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो जो आपका उसके अलावा नासा का प्रोजेक्ट है, मकसद क्या है। चलिए, उसके बाद है आपका मोजैक। मोजैक ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका फुल फॉर्म है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। ठीक है, तो मोजैक क्या है, किसका है मोजैक, किसने शुरू किया है, नासा का है, किसी और का है। ठीक है, तो या इसरो का है, किसका है मोजैक। पहला सवाल तो ये बन जाता है क्यों शुरू हुआ है, मकसद क्या है इसका। तो द आर्कटिक इज ए की ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज with warming rates exceeding twice the global average. Many processes in Arctic climate system are poorly represented in climate models because they are not sufficiently understood. Understanding of Arctic climate processes is limited by lack of year। आप एक वर्ड देखे होंगे, आर्कटिक बार बार आ रहा है, तो आप समझते ही होंगे ना ये आपकी अर्थ है। तो आर्कटिक आपका ऊपर है, अंटार्कटिक आपका नीचे है, ये तो आपको पता ही होगा। नॉर्थ पोल की हम बात कर रहे हैं। तो द मल्टी डिसिप्लिनरी, और ये अगर अर्थ है ये इक्वेटर है आपका, मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद है आपका ये देखते हैं आगे। तो द मल्टी डिसिप्लिन ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट मोजेक विल बी द फर्स्ट ईयर राउंड एक्सपेडिशंस इनटू द सेंट्रल आर्कटिक एक्सप्लोरिंग द आर्कटिक क्लाइमेट सिस्टम। The project, with a total budget exceeding 60 million pound, has been designed by an international consortium of leading polar research institutions under the umbrella of International Arctic Science Committee। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका IASC का प्रोजेक्ट है, देखो ध्यान रखना नासा का प्रोजेक्ट नहीं है। तो इंटरनेशनल आर्कटिक साइंस कमेटी का प्रोजेक्ट है और the results of MOSAIC will contribute to enhance understanding of the regional and global consequences of Arctic climate change
and sea ice loss and improve weather and climate predictions. As such, it will support safer maritime and offshore operations, contribute to an improved scientific basis for future fishery and traffic along northern sea routes, increase coastal community resilience, and support the science-informed decision making and policy development. तो मोजैक का फुल फॉर्म क्या है, मोजैक शुरू क्यों किया गया है, मोजैक किसका प्रोजेक्ट है? ठीक है, तो जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे इस तरीके के आपके 3 से 4 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनका इसका फुल फॉर्म आपको पक्का याद होना चाहिए, किसका प्रोजेक्ट है, क्यों शुरू किया गया है, इसे आप एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन रिसर्च स्टेशन इन आर्टिक, ठीक है, काफ़ी पुराना सवाल है, ट्रेडिशनल सा सवाल है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद देख भी पा रहे हैं। तो हिमाद्री स्टेशन इज इंडियाज फर्स्ट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन। तो पहला तो हमें ये पता चला कि हिमाद्री हमारा जो है आर्कटिक में पहला रिसर्च स्टेशन था, जो कि स्पिट्सबर्ग स्लेवबार्ड नॉर्वे में इसकी लोकेशन है। ठीक है, नॉर्वे में ये इसके जगह का नाम है। इट इज़ इंडियाज ओनली रिसर्च स्टेशन हियर। हावेवर देयर आर मोर अंटार्कटिका विच हियर। तो बाकी अंटार्कटिका में हमारे दूसरे मिशन ज़रूर शुरू हो रखे हैं, हिमाद्री हमारा आर्कटिक में है। तो जो आपका अंटार्कटिका में था, द फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट वॉज बिल्ड इन 1983। इसका नाम दक्षिण गंगोत्री था, आपको पता ही होगा। और इसके अलावा मैत्री शुरू किया गया उसके बाद, तो कुछ ईयर्स के बाद मैत्री, और जो मैत्री है, और इंडिया बिल्ट ए फ्रेश वाटर लेक अराउंड मैत्री नॉन एज लेक प्रियदर्शनी। एक सवाल और है आपका कि मैत्री के पास एक फ्रेश जो है वाटर लेक इंडिया ने जो है बनाई है, उसका नाम है प्रियदर्शनी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रियदर्शनी झील कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो दक्षिण गंगोत्री का क्या मतलब है, ये भी आप बता सकते हो। ये अंटार्कटिका का प्रोजेक्ट है। ठीक है, भारतीय 2015 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ है, भारतीय, ये भी आपका अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो हिमाद्री और प्रियदर्शनी, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती क्या है। ठीक है, तो आर्कटिक की बात अभी की ही है आपसे। तो ये आर्कटिक में भी आप देख सकते हो, वहाँ पर हमारे जो प्रोजेक्ट चले हुए हैं, दक्षिण गंगोत्री की मैंने अभी आपसे बात की और भारती की मैंने यहाँ पर बात की है। ठीक है, तो ये इसको आप दोबारा से पढ़ सकते हो। ये अंटार्कटिका की बात थी। ठीक है, दोनों मैंने बता दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। उसके अलावा एक है आपका VHR सैटेलाइट इमेजरी टेक्नोलॉजी। तो ये क्या होता है, वेरी हाई रेजोल्यूशंस बोलते हैं इसे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी की से जुड़ा हुआ है आपका। तो इट ऑफर्स सब मीटर रेजोल्यूशंस, वन ऑफ द हाईएस्ट इमेज क्वालिटी करंटली अवेलेबल फ्रॉम कॉमर्शियल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। जो आपके IRS वाले सैटेलाइट होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोला जाता है इन्हें। तो ये सब मीटर रिजोल्यूशन, बिल्कुल जो है थोड़ी सी दूर का भी रिजोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर क्वालिटी के साथ ये इस टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सब मीटर VHR resolution satellites offer user smaller ground sampling distance GSD than other imaging satellites, making them more suitable for reliable natural or man-made objects and landscape observation, site monitoring, object identification, and many other task data. Uh, among its many advantages, VHR images enable the identification of specific models of vehicles, vessels, and airplanes, as well as monitoring of structure changes, natural disasters, industrial operations, and livestock. The versatility makes heroes imagery a powerful resource of both civilian and military needs. तो आपके नागरिक उद्देश्य और सैनिक उद्देश्य दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, जो आपके आपदाएं आती हैं उसके लिए भी जो ये आपका VHR है, इसका यूज़ किया जाता है। दिस वर्सेटिलिटी मेक्स VHR imagery a powerful resource, a government official which can be integrated for variety of activities. Recently, FSI, Forest Survey of India, भारतीय वन सर्वेक्षण, acquired VHR data from SkyMap Global through NRSC for forest areas in Karnataka, Maharashtra. तो जो आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी इसका जो डाटा है वो यूज़ कर रहा है कर्नाटक के जंगलों में और महाराष्ट्र के जंगलों में, उसका यूज़ किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि VHR होता क्या है। ठीक है, और इसका डाटा
का कैसे यूज़ हम करते हैं, कहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी करता है, और इसके अलावा जो है ये IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में यूज़ होता है। एक है आपका GEO ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन, ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन GEO। तो ये क्या है? तो GEO इज ए यूनिक ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, academic and research institutions, data providers, business, engineers, scientists and experts, etc. to create innovative solutions to global challenges at a time of uh, expo, exponential data growth, human development, and climate change that transcend national and disciplinary boundaries. GEO was established 2005। तो पहला सवाल तो आपका यही बनेगा कि ये है क्या? एक नेटवर्क है कनेक्टिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक, काफ़ी तरीके के अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने वाला, ठीक है, और उसमें वो डाटा प्रोवाइड करता है, क्लाइमेट चेंज पे काम करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो है नेटवर्क बनाया गया। कब शुरू हुआ है? 2005 में शुरू हुआ है, एज एन इंटर गवर्नमेंटल मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटिंग ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, GEOSS भी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इट इज़ working to improve the availability, access, and use of Earth observations. It was launched in response to calls from WSSD and G8 and three ministerial Earth observation summits to improve existing Earth observation systems. तो ये इसका पूरा एक डाटा है। इसका मकसद क्या है? दुनिया के देशों को कनेक्ट किया गया है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज को और ज़्यादा पर काम करने के लिए, मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए 2005 में शुरू हुआ है। चलिए, एक है आपका बीडू, तो आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा जरूर। ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, लेकिन किसका है? ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, लेकिन किसका है? ये चाइना का है, ठीक है। तो ये आपका बीडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इस चाइनीज सैटेलाइट सिस्टम, तो जैसे चाइना का है ऐसे इंडिया का भी है। उसका नाम तो आपको सुना होगा आपने, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। इंडिया का भी अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, नाविक बोलते हैं उसे, याद आ गया होगा आपको ज़रूर। तो बीडू हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए पोटेंशियल नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे आपका जीपीएस होता है, आप जीपीएस यूज़ करते हो, ट्रैक करते हो, अपनी लोकेशन भेजते हो गूगल मैप के ज़रिए व्हाट्सएप पर, उसी की बात चल रही है, ठीक है। तो वीडियो हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज पोटेंशियल नेविगेशन सिस्टम टू ओवरटेक जीपीएस इन ग्लोबल यूसेज and is expected to be more accurate than the GPS once it is fully completed. The current third generation of BeiDou claims to reach millimeter level accuracy with post processing, which is 10 times more accurate than the finest level of GPS. GPS से कम 10 गुना ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है। और दुनिया में जो आपके ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। जीपीएस तो देखो अमेरिका का है, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, आप भी करते हो। गैलीलियो आपका यूरोपीय यूनियन का है, और इंडिया का जो है नाविक है, जिसको IRNSS भी बोलते हैं, इसकी मैंने अभी बात की थी। और जापान का है आपका QZSS, QZSS ये आपका जापान का है, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम इसको बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे 4 सवाल तो यही बन गए, और उसके अलावा ये बीडू का 5वां सवाल आपका ये बन जाता है। तो 4 से 5 सवाल आपके इस पेज से बन जाएंगे। कुछ भी पढ़ो, क्वेश्चंस को फ्रेम करना सीखो, ठीक है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जितना भी मैं आपसे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब हमने अपने नोट्स में प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ए रॉकेट कैरीज बोथ फ्यूल which may be solid or liquid, and oxygen in contrast to jet engine. Therefore, it does not suck in air from the front. It burns the fuel with oxygen and eject it at very high velocities backward. The momentum is used to both lift and propel the rocket. There are no wings for uplift. The wings are steering purposes. Rocket is generally much more powerful and wasteful than a jet engine. Most airplanes cannot possibly climb vertically, while rockets are designed to do it. A jet airplane cannot
function outside the atmosphere, but a rocket can since it carries its own fuel and oxygen. तो जेट जो होता है वो बाहर की जो ऑक्सीजन होती है उस पर काम करता है, जो हाइड्रोजन होती है उस पर काम करता है, लेकिन रॉकेट के पास अपना फ्यूल भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो ये पिक्चर आप देख पा रहे हो और जो है एक बार इसको थोड़ा जूम करके आप देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ अवेलेबल है, जितने भी अब हम लेक्चर आपके करवा रहे हैं सबका पीडीएफ आपको लिंक के ज़रिए आप डाउनलोड कर सकते हो, 1 सेकंड में हो जाएगा। चलिए, तो उसके बाद है आपका एस्पायर की बात कर लेते हैं। ये क्या है? तो एडवांस सुपरसोनिक पैराशूट इन्फ्लेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद होना चाहिए। और क्या है इसकी बात कर लेते हैं, क्या काम होगा इसकी भी बात होगी। द टेस्ट ऑफ एस्पायर वॉज मीन टू मिमिक कंडीशंस दैट spacecraft will experience during a red planet entry, descent and landing EDL shortly after lift-off. Aspire splashed down into Atlantic Ocean from where it was retrieved by a boat. Analysis of recovered parachute and data gathered by cameras and other instruments will help researchers complete design the chute for NASA's 2020 Mars rover. तो मार्स का ये मिशन था आपका एस्पायर, और नासा's ambitious Mars rover mission is set to launch in 2020 to deploy six-wheeled vehicle on Martian surface to study rocks and on site and catch samples of eventual return to Earth. It will rely on special parachute to slow spacecraft down when it is entering Martian atmosphere at over speed of 12,000 मील पर आवर। द सिक्स व्हील, तो ये इसके मिशंस के बारे में जानकारी है। बाकी जो एस्पायर क्या है नासा का है और इसका यूज़ उसने किया है, इस एक्सपेरिमेंट को किया है जो आगे के उसके मार्स वाले मिशन है उसके लिए। ठीक है, तो ये किया गया है एस्पायर एडवांस सुपरसोनिक पैराशूट इन्फ्लेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंट। एक है आपका ब्रेन क्राफ्ट। तो ब्रेन क्राफ्ट क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो ब्रेन क्राफ्ट बीइंग डेवलप्ड बाय यूएस बेस्ड एरोस्पेस कॉर्पोरेशन is a flexible and less than half of thickness of a human hair। तो ये यूएस के ज़रिए जो है इसको डेवलप किया गया है और इट कैन रिमूव स्पेस डेब्रीज, जो स्पेस के डेब्रीज है उसको ख़त्म कर सकता है, विच पोटेंशियली देयर थ्रेटल सैटेलाइट्स और एस्ट्रोनॉट्स बाई एनवेलपिंग जंक in the Earth orbit, dragging it through the atmosphere, causing it to burn up. The spacecraft is designed to be resilient. Its microprocessor and digital electronics are fabricated in a way to ensure that if one component gets damaged and other will continue to work। तो ब्रेन क्राफ्ट क्या है, यूएसए ने जो है इसको डेवलप किया है। काम क्या है, ये रिमूव करेगा स्पेस डेब्रिज, जो आपका स्पेस के अंदर वेस्ट है उसके लिए काम करेगा। और जो है प्राइवेट कंपनी है। तो चलिए, तो ये आपका ब्रेन क्राफ्ट हो गया कि इसकी नॉलेज पिक्चर में भी आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा आपका हिट्स। हिट से आपका हेड एंड इन द स्काई। तो ये अब हिट क्या है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से आप तैयार कर लो। तो हिट्स ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेफर्स टू द मल्टी चैनल डाउनलिंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम in C band or KU band, where in all pay channels are downlinked at a central facility, hub or teleport, and again uplinked to a satellite after encryptions of channels. At the cable headed, these encrypted pay channels are downlinked using a single satellite antenna, transmodulated and sent to the subscribers by using a land-based transmission system comprising of infrastructure of cable optical fibers network। तो हिट्स क्या है आपका ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज और इंटरनेट केबल सिस्टम और टेलीविज़न प्रोग्राम्स के जो बैंड्स हैं उनको लेकर ये प्रोग्राम है आपका। और आफ्टर ऑब्टेनिंग हिट्स लाइसेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, the HITS operator can himself contract with different broadcasters for buying the content, aggregating the same on the Earth station, then uplinking his own encryption to satellite hired by him. All uplink channel can be downlinked by cable operators using this antenna for onward distribution through last mile conventional cable network to the
TV homes. In this model, the HITS operator work like a conventional MSO, except the virtually the head end is in the sky system being located on ground. तो जो आपका ये प्रोग्राम है आपका हिट्स का, तो आपका ये सैटेलाइट और इंटरनेट और जो आपके ये डिश एंटीना की जो सर्विसेज हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो इसको आप पिक्चर के जरिए भी देख सकते हो, हिट्स अर्थ स्टेशन। ठीक है, तो ये आप चलिए, तो ये हिट्स क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, किसका प्रोग्राम है, ये मैंने आपको बता दिया है। और प्रीलिम्स में हमारे से सवाल पूछे जा सकते हैं, 1 से 2 सवाल बनते हैं, तो आपको आना चाहिए। चलिए मैं अभी यहीं पर रुकता हूँ। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई हैं इस एग्ज़ाम के लिए, स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम भी चले हुए हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के प्रोग्राम भी चले हुए हैं। तो जो भी आपकी सहूलियत है, जैसे भी आप चाहो, अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो या आप हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।